HIV AIDS. This video is for GNM second year Medical Surgical Nursing Part 2. Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS का full form होता है Acquired Immunodeficiency Syndrome. Is a chronic, potentially life-threatening condition caused by the immunodeficiency virus. तो AIDS बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है और ये एक वायरस से होता है. इस वायरस को हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या फिर HIV वायरस. HIV वायरस का नाम होता है और एड्स इज़ अ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बाय डैमेजिंग योर इम्यून सिस्टम. और ये जो वायरस होता है HIV वायरस, ये इम्यून सिस्टम पे एक्ट करता है और इम्यून सिस्टम को ये डैमेज कर देता है. HIV इंटरफेस विद योर बॉडीज एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस. तो HIV क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है विद द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन. बॉडी जो है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाती HIV वायरस की वजह से. HIV वायरस जब बॉडी के अंदर होता है तो बहुत सारे जो पेशेंट होता है, पेशेंट की जो डेथ होती है वो डेथ एक्चुअली दूसरे इन्फेक्शन की वजह से होती है, क्योंकि HIV वायरस के होते हुए बॉडी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाती और बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन पेशेंट को होने का डर होता है. बहुत सारे फैटल इन्फेक्शंस होने का डर होता है पेशेंट को और उन इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है. HIV इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और HIV जो है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है. इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड और फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग. Without medication, it may take years before HIV weakens your immune system to point that you have AIDS. तो HIV इन्फेक्शन होना और एड्स होना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. जब हम स्टेजेस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एड्स कब बोलते हैं कि पेशेंट को एड्स है और कब बोलते हैं कि पेशेंट को HIV इन्फेक्शन है. और ये जो HIV इन्फेक्शन है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये, और इसके अलावा ये मदर से चाइल्ड में इजीली ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू प्लासेंटा या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान इसलिए क्योंकि चाइल्ड बर्थ के दौरान ब्लड से कंटामिनेशन हो सकता है. तो ब्लड से कंटामिनेशन होते हुए भी HIV ट्रांसमिट हो सकता है बेबीज़ को, और ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त भी ये ट्रांसमिट हो सकता है. इसके अलावा ये इन्फेक्टेड ब्लड में होता है तो ये हेल्थ केयर वर्कर्स को इजीली हो सकता है क्योंकि ब्लड में इसका इन्फेक्शन होता है और हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं, ब्लड हम IV इंजेक्शंस देते हैं, IM इंजेक्शंस देते हैं. तो इससे हम ब्लड से कंटामिनेट होने का डर होता है हमें और ब्लड से इन्फेक्शन हमें भी हो सकता है. देयर इज़ नो क्योर फॉर HIV एड्स और HIV एड्स का कोई क्योर नहीं होता, बट मेडिकेशंस कैन ड्रामेटिकली स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़. और इसकी जो मेडिकेशंस होती है वो डिजीज़ प्रोसेस को स्लो करने में हेल्प करती है, पर एड्स का कोई क्योर नहीं होता. दीज ड्रग्स हैव रिड्यूस एड्स डेथ इन मैनी डेवलप्ड नेशंस. तो एड्स से जो डेथ होती है वो डेथ को कम करने में मेडिकेशंस हेल्प करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा वीक होने में रोकती है, और ज़्यादा वीक होने से रोकती है ये मेडिकेशंस. लेकिन HIV एड्स को क्योर नहीं करती कोई भी मेडिकेशन. सिम्टम्स एंड स्टेजेस ऑफ HIV एड्स. तो इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं और अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं. जो पहला जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन या फिर एक्यूट HIV. द पीरियड फ्रॉम इन्फेक्शन विद HIV to the development of HIV specific antibodies is known as primary infection. तो जैसे HIV वायरस बॉडी में एंटर होता है उस पीरियड से लेकर जब HIV वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में पैदा हो जाती है, उस पीरियड को हम बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन. द पीरियड फ्रॉम इन्फेक्शन विद द HIV
to the development of HIV specific antibodies is known as primary infection. जब HIV इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जाता है और जब हमारी बॉडी में HIV इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती है, उस पीरियड को हम बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन. इनिशियली देर इज़ अ विंडो पीरियड, और इस पीरियड से पहले जो पीरियड होता है वो होता है विंडो पीरियड. और विंडो पीरियड में हमारी बॉडी में HIV वायरस के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती. और इस पीरियड में अगर हम HIV टेस्ट करेंगे तो HIV टेस्ट नेगेटिव आएगा. विंडो पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप याद रखिए कि विंडो पीरियड वो पीरियड होता है जब हमारी बॉडी में HIV वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनती. उस पीरियड को हम बोलते हैं विंडो पीरियड. और ज़्यादातर हम जब भी HIV टेस्ट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी बॉडी में एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं. एंटीबॉडी टेस्ट में हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडी है कि नहीं है. और एंटीबॉडीज़ अगर इस पीरियड में नहीं बनेगी, विंडो पीरियड में एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी, तो HIV टेस्ट भी जो है नेगेटिव आएगा. ऑल्दो ही और शी इज़ इन्फेक्टेड एंड हाईली इन्फेक्शियस, और पेशेंट को पता नहीं चल पाएगा. अगर विंडो पीरियड में हम पेशेंट का टेस्ट करते हैं HIV के अगेंस्ट और पेशेंट विंडो पीरियड में है और पेशेंट का टेस्ट जो है नेगेटिव आया है, तो पेशेंट को लगेगा कि पेशेंट इज़ HIV नेगेटिव. पर हो सकता है कि HIV इन्फेक्शन पेशेंट के अंदर हो और ये इन्फेक्शन वो दूसरों को ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं है हमारी बॉडी में, तो पेशेंट को लगेगा कि पेशेंट इज़ HIV नेगेटिव. तो विंडो पीरियड में जब भी अगर टेस्ट हो तो पेशेंट का टेस्ट नेगेटिव आएगा, पर पेशेंट दूसरों को ट्रांसमिट कर पाएगा. इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट पॉजिटिव हो और पेशेंट दूसरों को ट्रांसमिट कर पाए इन्फेक्शन. Some people infected by HIV develop a flu-like illness within 2 to 4 weeks after the virus enters the body. तो कुछ लोग जो HIV इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होते हैं उसके 2 से 4 हफ्ते बाद उनके अंदर फ्लू लाइक इलनेसेस आते हैं. फ्लू लाइक इलनेस जैसे कि नॉर्मल खांसी, ज़ुकाम, फीवर, फटीग, ये सब होना, ये फ्लू लाइक इलनेस पेशेंट में आते हैं आफ्टर 2 to 4 weeks ऑफ द वायरस एंटरिंग द बॉडी. दिस इलनेस नोन एज द प्राइमरी HIV इन्फेक्शन, या और इस इलनेस को हम बोलते हैं प्राइमरी HIV इन्फेक्शन एंड में लास्ट फॉर अ फ्यू वीक्स, और ये कुछ ही हफ्तों तक के लिए होता है. और पेशेंट को लगता है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स है, ये तो नॉर्मल किसी भी बीमारी में हो सकते हैं. पेशेंट को एहसास ही नहीं होता है कि ये HIV की वजह से है. पॉसिबल साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, हेडेक, मसल एक, जॉइंट पेन, रैश, sore throat, painful mouth sores, swollen lymph gland mainly on the neck. नेक में जो swollen lymph nodes होते हैं, lymph node होते हैं, वो swollen हो जाते हैं. डायरिया, वेट लॉस, तो ये सब चीज़ें जो है नॉर्मल किसी भी इन्फेक्शन में हो सकती है. पेशेंट को एहसास ही नहीं होता कि पेशेंट को HIV है. कफ, नाइट स्वेट्स, these symptoms can be so mild that the patient might not even notice them. However, the amount of virus in the bloodstream is quite high at this time. लेकिन इस टाइम पर जो वायरस होता है ब्लड स्ट्रीम में वो बहुत हाई होता है. एज अ रिजल्ट द इन्फेक्शन स्प्रेड्स मोर ईजीली ड्यूरिंग प्राइमरी इन्फेक्शन दैन ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्टेज. तो इस पीरियड में इन्फेक्शन बहुत ईजीली स्प्रेड होता है बॉडी में, और दूसरे पीरियड के मुकाबले इस पीरियड में इन्फेक्शन बहुत ईजीली स्प्रेड होता है. और इस पीरियड के बाद आता है क्लिनिकल लेटेंट इन्फेक्शन, जब पेशेंट कोई भी सिम्टम नहीं दिखाता अगेंस्ट HIV इन्फेक्शन. इन दिस लेटेंट का मतलब होता है हिडन इन्फेक्शन होता है ये. In this stage of infection, HIV is still present in the body and in the white blood cells. However, many people may not have any symptoms or infection during this time. और इस टाइम पर कोई भी सिम्टम्स नहीं होते और कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता.
This stage can last for many years if you are not receiving antiretroviral therapy. Some people may develop more severe disease much sooner. और ये जो कंडीशन होती है ये बहुत सालों तक चलती है कि पेशेंट को पहली जो कंडीशन है, पहला जो स्टेज है प्राइमरी इन्फेक्शन का, उसमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं और पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि क्योंकि ये सिम्टम्स कोई भी बीमारी के हो सकते हैं. और फिर जो दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी स्टेज जो होती है, उसमें कुछ सिम्टम्स होते ही नहीं और ये स्टेज बहुत सालों तक चल भी सकती है और कभी कभी ये स्टेज जल्दी ही तीसरी स्टेज में डेवलप हो जाती है. सिम्टोमैटिक HIV. अब ये थर्ड स्टेज है जिसको हम बोलते हैं सिम्टोमैटिक HIV. एज द वायरस कंटिन्यूज टू मल्टीप्लाई एंड डिस्ट्रॉय योर इम्यून सिस्टम, द सेल्स इन योर बॉडी दैट हेल्प fight off germs, you may develop mild infections or chronic signs and symptoms such as fever, fatigue, swollen lymph nodes, often one of the first sign of the HIV infection, diarrhea. तो सिम्टोमेटिक HIV में क्या होता है कि पेशेंट बार बार बीमार होने लगता है. अब उसको बार बार फीवर होने लगेगा, थकान होने लगेगी, बहुत ज़्यादा थकान होती है, उसके लिम्फ नोड्स जो हैं स्वेलन होने लगेंगे, डायरिया होने लगेगा, वेट लॉस होने लगेगा पेशेंट का. और ये तब होता है जब HIV इन्फेक्शन इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है और ये बॉडी में मल्टीप्लाई होने लगता है एंड इट डिस्ट्रॉयज द इम्यून सिस्टम. सो दिस इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ द HIV इन्फेक्शन. इसके अलावा इसमें वेट लॉस, ओरल यीस्ट इन्फेक्शन या फिर ओरल थ्रश भी बोलते हैं इसको. ओरल थ्रश होता है जब माउथ में वाइट पैचेस हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है माउथ में वाइट पैचेस हो जाते हैं, दैट इज़ नोन एज ओरल थ्रश या फिर ओरल यीस्ट इन्फेक्शन. शिंगल्स या फिर हर्पीज ज़ॉस्टर. अब आपने ये स्किन डिजीज़ में भी पढ़ा है और मैं एक और बार आपको बता देती हूँ कि हर्पीज सिम्प्लेक्स और हर्पीज ज़ॉस्टर दो अलग अलग कंडीशंस है. डोंट गेट कंफ्यूज इन हर्पीज सिम्प्लेक्स और हर्पीज ज़ॉस्टर. हर्पीज सिम्प्लेक्स इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से होता है और हर्पीज ज़ॉस्टर वेरिसिला ज़ॉस्टर से होता है. वेरिसिला ज़ॉस्टर इज़ अ वायरस विच ऑल्सो कॉजेज चिकन पॉक्स. तो हर्पीज ज़ॉस्टर वेरिसिला ज़ॉस्टर से होता है, जो चिकन पॉक्स भी इसी वायरस से होता है और इस वायरस की वजह से, हर्पीज ज़ॉस्टर की वजह से शिंगल्स होते हैं. ये वायरस जो है नर्व्स पे अटैक करता है और इसकी वजह से एक पिंपल या बम टाइप का हो जाता है कहीं पर भी स्किन पर और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है. निमोनिया भी होने लगता है, पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन होने लगते हैं. अब नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज़ द फोर्थ कंडीशन इज़ नोन एज द प्रोग्रेशन टू एड्स. अब इस कंडीशन में पेशेंट को एड्स हो जाता है. एड्स हम तभी बोलते हैं जब पेशेंट के जो CD4 T लिम्फोसाइट्स होते हैं वो 200 पर मिलीमीटर क्यूब से नीचे आ जाते हैं. नॉर्मल T लिम्फोसाइट जो हमारा HIV इन्फेक्शन है, मैंने आपको बताया कि वो इम्यून सिस्टम पे एक्ट करता है. इम्यून सिस्टम के स्पेसिफिकली अगर हम देखें CD4 सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम में. ये CD4 सेल्स हमारे T लिम्फोसाइट्स में होते हैं. तो T लिम्फोसाइट्स के जो CD4 सेल्स होते हैं उस पे एक्ट करता है और नॉर्मल CD4 काउंट होता है 500 to 1500 500 to 1500 पर मिलीमीटर क्यूब हमारा नॉर्मल CD4 काउंट होता है. और एड्स जो कंडीशन होती है, एड्स कंडीशन में जो CD4 काउंट होता है वो 200 से भी नीचे आ जाता है, तब हम इस कंडीशन को बोलते हैं एड्स. When AIDS occurred, the immune system has been severely damaged.
और जब एड्स होता है पेशेंट को तो इम्यून सिस्टम सीवियरली डैमेज हो जाती है। इससे पहले जितनी भी स्टेजेस थी उन स्टेजेस को हम HIV इन्फेक्शन बोल सकते हैं, लेकिन इस स्टेज में जब CD4 काउंट 200 से भी नीचे आ गया है, इस स्टेज को हम बोलते हैं एड्स। Patient will be more likely to develop opportunistic infections और opportunistic cancers। और इस कंडीशन में जितने भी opportunistic infection है, बहुत खतरनाक इन्फेक्शंस, वो पेशेंट डेवलप करने लगता है क्योंकि इन पेशेंट्स का जो CD4 काउंट है वो 200 से भी नीचे आ गया है, या फिर opportunistic cancers पेशेंट डेवलप करने लगता है। Diseases that wouldn't usually cause illness in a person with a healthy immune system। और ये ऐसी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं जो नॉर्मली हेल्दी इम्यून सिस्टम के पेशेंट्स में नहीं हो पाती, लोगों में नहीं हो पाती जिनका नॉर्मल हेल्दी इम्यून सिस्टम होता है, बल्कि उन लोगों में ज़्यादा हो पाती है जिनका वीक इम्यून सिस्टम होता है। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस में इंक्लूड स्वेट्स, chills, recurring fever, chronic diarrhea, swollen lymph glands, persistent white spot or unusual lesions on your tongue or in mouth, persistent unexplained fatigue, weakness, weight loss, skin rashes or bumps। Causes: HIV is caused by a virus। HIV destroys CD4 T cells। HIV एक वायरस से होता है जिसको हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं, और ये एक वायरसेस की फैमिली होती है जिस फैमिली से ये आता है, जिसको हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस की फैमिली से ये HIV वायरस आता है, और ये CD4 T सेल्स पर इफ़ेक्ट करता है, वाइट ब्लड सेल्स दैट प्ले अ लार्ज रोल इन हेल्पिंग बॉडी फाइट डिजीज़। The fewer CD4 T cells one has, the weaker the immune system becomes। जितने कम CD4 T cells होंगे बॉडी में, उतना ही वीक हो जाएगा इम्यून सिस्टम। Patient can have an HIV infection with few or no symptoms for years before it turns into AIDS। तो पेशेंट को HIV इन्फेक्शन हो सकता है विथ फ्यू और नो सिम्टम्स, या तो थोड़े बहुत ही सिम्टम्स होंगे या फिर कोई सिम्टम्स होंगे ही नहीं, और ये HIV इन्फेक्शन ईयर्स तक हो सकता है बिफोर इट टर्न इनटू एड्स। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चल पाता कि उसको HIV वायरस हुआ है जब तक उसको एड्स नहीं होता। जब पेशेंट को एड्स होता है तभी उसको पता चलता है कि सालों पहले उसको HIV वायरस इन्फेक्ट हुआ था। AIDS is diagnosed when the CD4 T cell count falls below 200। तो जब 200 से भी नीचे हो जाती हैं CD4 T cells तभी AIDS डायग्नोस होता है। और if patient has an AIDS defining complication such as serious infection और cancer, और तब पता चलता है जब पेशेंट को एड्स की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, जो हम आगे देखेंगे। कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि न्यूमोनाइटिस, निमोनिया होने लगता है, ट्यूबरकुलोसिस होने लगता है, कैपोसी सार्कोमा होने लगता है, अलग अलग कंडीशंस होने लगते हैं जो एड्स वाले पेशेंट को हो सकते हैं, या फिर उन्हें हो सकते हैं जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है। HIV-1 इज़ ट्रांसमिटेड इन बॉडी फ्लूइड्स। HIV का ट्रांसमिशन कहाँ होता है? अब HIV जो वायरस होता है वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स में होता है। HIV is transmitted in body fluids that contain free virins and infected CD4 T cells। These fluids include, और कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स में होता है? ब्लड में होता है, सेमाइनल फ्लूइड में होता है, वजाइनल सिक्रीशंस में होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, और ब्रेस्ट मिल्क में होता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड या आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड वो फ्लूइड है जिस फ्लूइड में बच्चा माँ की पेट में होता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखती है, तो इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और ब्रेस्ट मिल्क में तो यहाँ HIV वायरसेस होते हैं, ब्लड में होते हैं,
समाइनल फ्लूइड में होते हैं, वजाइनल सिक्रीशंस में होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में होते हैं और ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं. Inflammation and breaks in the skin or mucosa results in the increased probability that an exposure to HIV will lead to infection. और कभी अगर स्किन या म्यूकोजा में ब्रेक हो तो वहाँ से, और हम किसी के ब्लड को टच कर लें तो वहाँ से ये HIV वायरस बॉडी में एंटर हो सकता है, या फिर मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो सकता है, या तो प्लासेंटा से ट्रांसमिशन हो सकता है, या फिर डिलीवरी के वक्त हो सकता है, या ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त ट्रांसमिशन हो सकता है. HIV इज़ नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट, और HIV कैजुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट नहीं होता. ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि HIV कैजुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट हो सकता है. ये बात को आप अपने ध्यान में रख लो. साथ खाने से HIV ट्रांसमिट नहीं होता, झूठा खाने से HIV ट्रांसमिट नहीं होता, किसिंग से HIV ट्रांसमिट नहीं होता, गले मिलने से HIV ट्रांसमिट नहीं होता, एक से कपड़े पहनने से HIV ट्रांसमिट नहीं होता. लेकिन एक से कपड़े पहनने पर यह बात ध्यान रखना कि उन कपड़ों में ब्लड, सेमाइनल फ्लूइड, वेजाइनल सिक्रीशन या ब्रेस्ट मिल्क या एमनियोटिक फ्लूइड ना लगा हो, तब HIV ट्रांसमिट नहीं होगा. शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन ड्रग यूज़ इक्विपमेंट्स. रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. अब HIV ज़्यादातर कब ट्रांसमिट होता है, या तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से HIV होता है, मदर टू चाइल्ड की वजह से होता है, या किसी को ज़्यादातर पहले ऐसा हुआ करता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस वजह से, और ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो एक इंजेक्शन एक के ऊपर इस्तेमाल किया नीडल को, और सेम उसी को दूसरे के ऊपर इस्तेमाल कर लिया. सिरिंजेस को रीयूज़ किया. नीडल्स को रीयूज़ करने से होता है HIV इन्फेक्शन. और कुछ जो ड्रग यूज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो इंजेक्शन्स होते हैं उनको भी शेयर करते हैं, तो ये शेयर करने की वजह से होता है HIV इन्फेक्शन. Also at risk are people who receive HIV infected blood or blood products, especially before blood screening was instituted in 1985. तो 1985 में ब्लड स्क्रीनिंग इंस्टीट्यूटेड हुआ था, उससे पहले ब्लड स्क्रीनिंग नहीं की जाती थी. अभी तो ब्लड, जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो हम पहले ब्लड को देखते हैं, स्क्रीन करते हैं कि कहीं ब्लड में कोई वायरस तो नहीं है, बैक्टीरिया तो नहीं है, ये भी देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, पेशेंट को हेपेटाइटिस सी तो नहीं है, HIV तो नहीं है. ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, उसी के बाद हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं. डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, इसमें हम एंटीबॉडीज़ टेस्ट ही करते हैं. इस एंटीबॉडीज़ टेस्ट को हम बोलते हैं एलिसा या फिर EIA. EIA का फुल फॉर्म है एंजाइम इम्यूनो एसे, और एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे. ये एक टेस्ट होता है एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कि एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है बॉडी में अगेंस्ट HIV इन्फेक्शन या नहीं है. वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्म करता है एलिसा को, और वायरल लोड हम देखते हैं कि HIV RNA कितना है प्लाज्मा में, HIV कितना प्रेजेंट है ब्लड में, दैट इज़ द वायरल लोड. इसके अलावा हम CD4 काउंट भी करते हैं टेस्ट में कि कितना पेशेंट का CD4 काउंट है. HIV टेस्ट रिजल्ट्स इम्प्लीकेशन फॉर पेशेंट्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉजिटिव टेस्ट रिज़ल्ट. तो अगर पेशेंट का HIV टेस्ट पॉजिटिव आया तो इसका क्या मतलब होगा. इसका मतलब ये होता है कि एंटीबॉडीज़ टू HIV आर प्रेजेंट इन द ब्लड. The patient has been infected with the virus and body has produced antibodies. तो अगर पॉजिटिव आ रहा है HIV तो मतलब यह है कि पेशेंट की बॉडी में HIV वायरस है, और वायरस के अलावा पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस कर ली है अगेंस्ट द वायरस. HIV is active in the body and the patient can transmit the virus to others. और इसका मतलब ये भी होता है कि HIV पेशेंट की बॉडी में एक्टिव है और ये पेशेंट किसी और को ट्रांसमिट कर सकता है. डिस्पाइट HIV इन्फेक्शन द पेशेंट डज नॉट नेसेसरली हैव AIDS.
और अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को एड्स हो। एड्स तभी होगा जब उसके CD4 T सेल काउंट्स 200 से कम हो जाएंगे, तभी पेशेंट को एड्स होगा। HIV इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट को एड्स है। HIV इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट किसी और में ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन पेशेंट का कंडीशन ये नहीं हो सकती कि उसको एड्स हो। एड्स तभी होगा जब 200 पर मिलीमीटर क्यूब से नीचे हो जाएंगे CD4 प्लस T सेल काउंट्स। The patient is not immune to HIV. The antibodies do not indicate immunity. तो पेशेंट जो है, पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज़ तो है अगेन HIV, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो फाइट कर पाएँ HIV के अगेंस्ट। तो पेशेंट इज़ नॉट इम्यून टू HIV। इंटरप्रिटेशन ऑफ नेगेटिव टेस्ट रिज़ल्ट, और अगर पेशेंट का टेस्ट रिज़ल्ट नेगेटिव आया है तो मतलब इसका ये होता है कि एंटीबॉडीज़ टू HIV आर नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड एट दिस टाइम। मतलब ये कि हो सकता है पेशेंट को HIV इन्फेक्शन हो, लेकिन पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज़ अभी तक नहीं बनी है, अभी तक एंटीबॉडीज़ नहीं आई है, इसीलिए पेशेंट का रिज़ल्ट नेगेटिव शो कर रहा है। Which can mean the patient has not been infected with HIV, or if infected, the body has not yet produced antibodies. Window period usually 3 weeks to 6 months. तो जो window period होता है वो 3 weeks to 6 months होता है। तो इसीलिए जब भी जो हाई रिस्क केसेस होते हैं, हाई रिस्क केसेस मतलब कि जैसे सेक्सुअल हेल्थ वर्कर्स होते हैं, सेक्स हेल्थ वर्कर्स होते हैं, और कमर्शियल हेल्थ सेक्स कमर्शियल वर्कर्स जो होते हैं, और जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं जिन्हें नीडल पंचर हो चुकी है किसी HIV इन्फेक्टेड पेशेंट की, और जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, इन दोनों को हम 24 आवर्स के अंदर अंदर HIV टेस्ट कराते हैं, उसके 1 मंथ के बाद हम HIV टेस्ट कराते हैं, और उसके 6 मंथ्स के बाद हम HIV टेस्ट कराते हैं, क्योंकि विंडो पीरियड जो होता है वो 3 वीक्स से लेकर 6 मंथ्स के बीच में होता है। तो इस पीरियड में बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं होती HIV के अगेंस्ट, और पेशेंट का रिज़ल्ट नेगेटिव आ सकता है। तो जो हाई रिस्क केसेस होते हैं, जैसे कि जो हेल्थ वर्कर्स जिन्हें नीडल पंचर हो चुकी है, HIV पेशेंट की नीडल पंचर हो चुकी है, या फिर कोई सेक्स वर्कर, इनके हम 3 टेस्ट कराते हैं बिकॉज ऑफ दिस विंडो पीरियड। और नेगेटिव रिजल्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि पेशेंट इज नॉट इन्फेक्टेड टू HIV इन्फेक्शन। The patient should continue taking precautions. The test result does not mean that the patient is immune to the virus, nor does it mean the patient is not infected. It just means that the body may not have produced antibodies yet. तो इम्यून तो हो ही नहीं सकते हम HIV वायरस के अगेंस्ट। इम्यून इसलिए नहीं हो सकते कि बिकॉज देर इज़ नो सच वैक्सीन्स अगेंस्ट HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए हम इम्यून नहीं हो सकते HIV वायरस के अगेंस्ट। ट्रीटमेंट, करेंटली देर इज़ नो क्योर फॉर HIV एड्स। कोई क्योर नहीं है। वंस यू हैव द इन्फेक्शन योर बॉडी कांट गेट रिड ऑफ इट। However, there are many medications that control the HIV and prevent complications. तो जितनी भी ये medications होती है ये prevent करती हैं complications को, दूसरे जो opportunistic infections हैं उनसे रोक के रखती है body को। These medications are called antiretroviral therapy या फिर ART बोलते हैं इन medications को। और हमारी कंट्री में बहुत सारे ART सेंटर्स है, और इन ART सेंटर्स पर ये मेडिकेशंस मिलती है। सफदरजंग हॉस्पिटल में भी ART सेंटर्स है। ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ART सेंटर्स होते हैं। ART का मतलब होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी।
Everyone diagnosed with HIV should be started on ART regardless of their stage of infection or complication. तो ज़रूरी नहीं है कौन से स्टेज में आप हैं HIV के, लास्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, अगर आप डायग्नोस हो चुके हैं HIV के अगेंस्ट तो आपको ART स्टार्ट कर लेना चाहिए. ART is usually a combination of 3 or more medications from several different drug classes. अब ART की अलग अलग क्लासेस होती हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आपके पोर्शन में पैथोफिजियोलॉजी नहीं है. अगर पैथोफिजियोलॉजी आपके पोर्शन में होता तो आपको मैं ART की अलग अलग क्लासेस बताती, तो इसमें आपको ज़रूरी नहीं है ART की अलग अलग क्लासेस जानना. This approach has the best chance of lowering the amount of HIV in the blood. There are many ART options that combine 3 HIV medications into one pill taken once daily. तो बहुत सारी HIV यूजुअली हम क्या करते हैं, 3 से ज़्यादा मेडिकेशंस देते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ मेडिकेशन से. डिफरेंट क्लासेस से 3 अलग अलग ड्रग्स पेशेंट्स को देते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ ART ड्रग इंक्लूड एबैकेविर, लेमिवुडिन, जिडोवुडिन, इफेवेरिजिन. ये सारे एग्जाम्पल्स है ART ड्रग के. और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं. कॉम्प्लिकेशंस. नाउ कम टू द कॉम्प्लिकेशन पार्ट. कौन कौन से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं पेशेंट को. न्यूमोसिस्टाइटिस निमोनिया. Pneumocystis pneumonia is the fungal infection that causes severe illness. Although it's declined significantly with current treatment of HIV/AIDS. HIV/AIDS के करंट ट्रीटमेंट की वजह से ये डिक्लाइन हो चुका है, लेकिन ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से सीवियर इलनेस हो सकती है. कैंडिडियासिस मैंने अभी आपको बताया, इसको हम ओरल थ्रश भी बोलते हैं और पेशेंट के मुंह में जो है वाइट धब्बे से पड़ जाते हैं, मतलब ज़बान पर और ओरल कैविटी में पूरी. Candidiasis is a common HIV related infection. It causes inflammation and a thick white coating on your mouth, tongue और esophagus और vagina. Vagina में भी कभी कभी candidiasis हो जाता है. Tuberculosis. In resource limited nations, tuberculosis is the most common opportunistic infection associated with HIV. It's a leading cause of death among people with AIDS. और ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और इसी की वजह से ज़्यादातर एड्स रिलेटेड डेथ होती है. कैंसर्स कॉमन टू HIV/AIDS. लिम्फोमा इज़ बेसिकली अ कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स का कैंसर होता है या वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है ये. इसमें जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें स्वेलिंग होने लगती है और पेनलेस स्वेलिंग होने लगती है इस टाइप के कैंसर में. Kaposi sarcoma इज़ अ ट्यूमर ऑफ द ब्लड वेसल वॉल. ये ब्लड वेसल वॉल का ट्यूमर होता है और इसमें जो है पिंक, रेड और पर्पल लीशंस आ जाते हैं स्किन पे और माउथ पे. इन पीपल विद डार्कर स्किन द लीशन में लुक डार्क ब्राउन और ब्लैक. Kaposi sarcoma can also affect the internal organs including the digestive tract and the lungs. ये भी एक तरीके का ट्यूमर है या एक तरीके का कैंसर है जो यूजुअली एड्स में होता है. अदर कॉम्प्लिकेशंस. वेस्टिंग सिंड्रोम मतलब कि पेशेंट का इतना ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है कि पेशेंट को कैकेक्सिया होने लगता है. कैकेक्सिया मतलब कि पेशेंट की जो स्कल की जो हड्डी होती है, जो हमारी चीक बोन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है और जो चीक्स होते हैं वो अंदर धंस जाते हैं. इतना ज़्यादा पेशेंट का वेस्टिंग सिंड्रोम होता है कि जितना भी फैट होता है सभी पेशेंट का झड़ जाता है. Neurological complications. HIV can cause neurological symptoms such as confusion, forgetfulness, depression, anxiety, and difficulty walking. HIV-associated neurocognitive disorder can range from mild symptoms to behavioral changes and reduced mental functioning to severe dementia, causing weakness and inability to function. Prevention. Advise patient to reduce the number of sexual partners to one.
advise patient to always use latex condom. If the patient is allergic to latex, non-latex condoms should be used. Advise patient to avoid reusing condoms. Advise patient to avoid using cervical caps and diaphragms without using a condom as well. Cervical caps and diaphragms are basically female condoms. तो patient को advise करना है कि even if they are using cervical caps and condoms, they have to use male condoms as well. Women who are HIV positive should be instructed not to breastfeed their infants because HIV is transmitted through breast milk. Advise patients to avoid sharing needles, razors, toothbrushes और blood contaminated articles. ये बहुत ज़रूरी है रेज़र्स, बिकॉज़ हमारे इंडिया में जब हम बार्बर शॉप पे जाते हैं तो सेम रेज़र्स यूज़ होते हैं सभी के लिए, और यहाँ पे हमें पता ही नहीं होता कि कौन HIV इन्फेक्टेड हो सकता है और कौन HIV इन्फेक्टेड नहीं हो सकता है. You never know who is HIV infected and who is not HIV infected. So it is advisable कि हमेशा अपने जो बार्बर इक्विपमेंट्स है, अपने जो शेविंग इक्विपमेंट्स है वो अलग रखे जाए. इवन इफ़ यू आर गोइंग टू अ बार्बर शॉप, यूज़ योर ओन शेविंग इक्विपमेंट्स. Advise HIV seropositive patient to inform previous, present and prospective sexual and drug using partners of their HIV positive status. लेकिन ये कोई नहीं बताता शर्म के मारे. अपने जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको बताना चाहिए और ड्रग पार्टनर्स को भी बताना चाहिए कि हम HIV इन्फेक्टेड है, ताकि वो भी अपना HIV टेस्ट करा लें. लेकिन ऐसा कोई नहीं करता. Advise HIV seropositive patients to avoid having unprotected sex with another HIV seropositive person. Cross infection with that person's HIV can increase the severity of infection, even if the sexual partner is HIV infected. किसी का sexual partner भी HIV infected है, even then don't have a unprotected sex. Advise the patient not to have unprotected sex with the HIV seropositive person, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्रॉस इन्फेक्शन की वजह से जो सीवियरिटी होती है इन्फेक्शन की वो बढ़ जाती है. Advise HIV seropositive patient to avoid donating blood, plasma, body organs or serum, sperms. तो स्पर्म डोनेशन होता है, आपको पता है. ब्लड भी डोनेट नहीं करना है उनको, प्लाज्मा भी डोनेट नहीं करना है, और कोई भी बॉडी ऑर्गन उनको डोनेट नहीं करना है. प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन टू हेल्थ केयर वर्कर्स. तो हेल्थ केयर वर्कर्स क्या क्या टेक्निक्स अपना सकते हैं फॉर प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन. सबसे पहले तो हमें हर पेशेंट को ऐसे कंसिडर करना है कि ये किसी भी चीज़ से इन्फेक्टेड हो सकता है. जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो फ़ौरन ही हम उसका HIV या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस C टेस्टिंग तो नहीं करते. अगर किसी ऑपरेशन से जाने वाला है पेशेंट, किसी सर्जरी में जाने वाला है, तो सर्जरी से पहले हम HIV टेस्ट कर सकते हैं. तब हमें पता चल जाता है कि पेशेंट HIV पॉजिटिव है या नहीं है. तो इसीलिए हमें हर पेशेंट को कंसिडर करके चलना है कि it may be a patient of HIV positive और hepatitis B और hepatitis C. इसीलिए हमारे पास गाइडलाइंस है ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, यूनिवर्सल या फिर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, क्योंकि ये प्रिकॉशंस हमें बताते हैं कि हर पेशेंट इन्फेक्टेड है. हमें हर पेशेंट को इन्फेक्टेड मान के चलना है और इसीलिए हमें हैंड वॉशिंग करना है. आफ्टर टचिंग ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, secretions, excretions or contaminated items, immediately after removing gloves and between the contact of patients. Personal protective equipments. हमें personal protective equipments का use करना है, जैसे कि gloves. Use for touching body fluids, blood, secretions, excretions and contaminated items, or for touching mucous membrane and non-intact skin. Gown used during procedures and patient care activities when contact of clothing expose skin with blood or body fluids, secretions and excretions as anticipated.
मास्क, आई प्रोटेक्शन, गॉगल्स, फेस शील्ड, ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग प्रोसीजर्स एंड पेशेंट केयर एक्टिविटीज़ लाइकली टू जनरेट स्प्लैशेस और स्प्रेज ऑफ ब्लड। जब हमें लगता है कि कुछ स्प्लैश हो जाए, हमारे मुंह पर स्प्लैश होने का डर हो, बॉडी फ्लूइड्स का या ब्लड का स्प्लैश होने का डर हो। Soiled patient care equipment, handle in a manner that prevents transfer of microorganisms to others and to the environment. Wear gloves if visibly contaminated and perform hand hygiene. तो जो सॉइल्ड पेशेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, सॉइल्ड मतलब जिनके ऊपर बॉडी फ्लूइड्स लगा हुआ है, जैसे कि बेडशीट हो गई या कोई भी इक्विपमेंट होने दो, उनको हमें एहतियात से हैंडल करना है, ग्लव्स पहन के हैंडल करना है, अपने यूनिफॉर्म से दूर रखना है, किसी और पेशेंट को नहीं लगना चाहिए, कहीं और नहीं लगना चाहिए, ये जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं। एनवायरमेंटल कंट्रोल, develop procedures for routine care, cleaning and disinfection of the environmental surfaces. तो routinely पेशेंट के एनवायरनमेंट को क्लीन करना है, डिसइंफेक्ट करना है और स्पेशली फ्रीक्वेंटली टच सर्फेसेस इन पेशेंट केयर एरियाज, और ज़्यादातर उन जगहों को क्लीन और डिसइंफेक्ट करना है जो पेशेंट यूजुअली टच करता है। टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री, handle in a manner that prevents transfer of microorganisms to others and to the environment. Needles and other sharp, ये बहुत ही important है। Do not recap the needles. ये एक हैबिट बना लो कि जब तुम इंजेक्शन देते हो तो इंजेक्शन के बाद रीकैपिंग मत करो, क्योंकि ज़्यादातर पंचर जो है नीडल से, जो नीडल स्टिक इंजरी होती है, नीडल से जो पंचर होता है या नीडल स्टिक इंजरी होती है, वो रीकैपिंग के वक्त होती है। जब हम पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के बाद उसको वापस से नीडल को कैप करने जाते हैं, तभी ज़्यादातर नीडल स्टिक इंजरीज होती है। डू नॉट रीकैप, बेंड, ब्रेक और हैंड मैनिपुलेट यूज नीडल्स। यूज़ नीडल्स को बेंड भी नहीं करना है, ब्रेक भी नहीं करना है। ब्रेक मतलब हैंड से ब्रेक नहीं करना है। अभी हमारे पास डिवाइसेस आने लगे हैं, छोटे से नीडल ब्रेक करने के डिवाइसेस होते हैं जो हम ट्रे में रख सकते हैं। तो जैसे आपने इंजेक्शन दिया पेशेंट को, वो नीडल कटर में डिवाइस को डालो और नीडल को कट कर दो और वहीं पर ही आप डिस्कार्ड कर दो नीडल को। और किसी हॉस्पिटल्स में नीडल बर्नर्स भी आते हैं नीडल्स को बर्न करने के लिए, ताकि जो इन्फेक्शन है वो औरों में ना फैले। इफ़ रीकैपिंग इज़ रिक्वायर्ड, यूज़ अ वन हैंडेड स्कूप टेक्निक। और अगर आपको रीकैप करना है, आपके पास आसपास कहीं नीडल ब्रेकर नहीं है, सीरीन या फिर आपके नीडल कटर नहीं है, या फिर नीडल बर्न नहीं कर पाएंगे, आसपास नहीं है, दूर लेके जाना है और आपको रीकैप करना है, तो एक ही हाथ से आप रीकैप कर सकते हो, एक हाथ की टेक्निक अपनानी है। यूज़ सेफ्टी फीचर्स व्हेन अवेलेबल एंड प्लेस यूज़ शार्प्स इन द पंचर रेसिस्टेंट कंटेनर। और शार्प्स को हमेशा पंचर रेसिस्टेंट कंटेनर में रखना है। कभी भी जो हमारी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जो पॉलीथीन्स आती है, अलग अलग पॉलीथीन्स आती हैं, रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक, उन पॉलीथीन्स में नहीं डालना है नीडल्स को और शार्प्स को, बिकॉज यू नेवर नो हु इज़ HIV इन्फेक्टेड। पेशेंट रिससिटेशन, और पेशेंट को जब हम रिससिटेट करते हैं तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, जैसे कि रिससिटेशन बैग, एम्बू बैग हो गया या माउथ पीस हो गया। ये सारे इक्विपमेंट्स को अच्छे से वॉश करके और डिसइंफेक्ट करना होता है। पेशेंट प्लेसमेंट, prioritize for single patient room if patient is at increased risk of transmission, is likely to contaminate the environment, does not maintain appropriate hygiene, or is at a risk of acquiring infection or developing adverse outcome following infection। तो अगर पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड वाला पेशेंट है, उसको हम सेपरेट रूम में रखेंगे, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, इम्यून सिस्टम लो है पेशेंट का, तब हम सेपरेट रूम में रखते हैं पेशेंट को। या फिर
पेशेंट सही से हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहा है, तो इन सब कंडीशन में हम पेशेंट का रूम सेपरेट रखते हैं। रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिकेट्स, पेशेंट को बोलना है कि अपने माउथ को, नोज़ को कवर करें जब भी वो कफ करें या स्नीज़ करें, और अपने हाथ को अच्छे से धोएं आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग। या फिर सर्जिकल मास्क पहना के रखो पेशेंट को, अगर पेशेंट जो है ज़्यादा इन्फेक्टेड पेशेंट है तो। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, और अगर पेशेंट कभी ऐसा हो जाता है कि HIV इन्फेक्टेड पेशेंट की नीडल आपको प्रिक हो गई है, तो आपको क्या करना चाहिए। According to the CDC is the Center for Disease Control, the average risk of HIV transmission to the healthcare provider after a percutaneous exposure to HIV infected blood is estimated अप्रॉक्सीमेटली 0.3%। तो सिर्फ 0.3% होता है परक्यूटेनियस एक्सपोजर। परक्यूटेनियस मतलब अगर स्किन पे अगर नीडल पंचर हुई है, नीडल प्रिक हुई है, स्किन के ऊपर नीडल प्रिक हुई है, तो 0.3% होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन से जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है 0.09%। Alert your supervisor, nursing faculty and initiate the injury reporting system used in the setting। तो सबसे पहले तो हमें अपने नर्सिंग सुपरवाइज़र को बताना है, और उसके बाद जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे जो CMO होता है, CMO को इन्फॉर्म करना होता है और रिपोर्ट करना होता है इन दी डॉक्यूमेंट करना होता है। एक रजिस्टर होता है, नीडल प्रिक इंजरी रजिस्टर, वहाँ पे डॉक्यूमेंट करना होता है विद द नेम ऑफ द स्टाफ, अपना नेम, कब हुआ और कैसे हुआ, वो सब चीज़ हमें मेंशन करनी होती है। इसके बाद हमें पेशेंट की सैंपल लेना होता है, जो पेशेंट है उसका सैंपल लेना होता है। आइडेंटिफाई द सोर्स पेशेंट, अगर हमें नहीं पता है कि पेशेंट HIV इन्फेक्टेड है या हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड है, तो हमें पेशेंट को और हमें ये पता है कि किस पेशेंट की नीडल हमें प्रिक हुई है, तो उस पेशेंट से हमें सैंपल लेना होता है और उस पेशेंट का इन्फॉर्म कंसेंट भी लेना होता है बिफोर डूइंग HIV या हेपेटाइटिस बी टेस्टिंग। यहाँ पर भी अगर आपको HIV टेस्टिंग के लिए जाना है तो आपको पहले इन्फॉर्म कंसेंट देना होता है कि यू आर रेडी फॉर गोइंग टू अ HIV टेस्टिंग। Report as quickly as possible to the employee health service, the emergency department or other designated treatment facility. The visit should be documented in the healthcare workers confidential medical record. तो मैंने अभी आपको बताया कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना होता है। अब इस सैंपल, जो पेशेंट का सैंपल है, वो सैंपल हमें भेजना होता है, फिर सैंपल उसके साथ साथ अपना सैंपल भी भेजना होता है, और फिर ये देखना है कि पेशेंट HIV इन्फेक्टेड है कि नहीं है। और इन केस पेशेंट HIV इन्फेक्टेड है तो हमें 72 आवर्स के अंदर अंदर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करनी है। और अगर पेशेंट HIV इन्फेक्टेड नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इन्फेक्टेड है तो 72 आवर्स के अंदर अंदर हमें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करनी होती है। गिव कंसर्न फॉर बेसलाइन टेस्टिंग ऑफ HIV, हेपेटाइटिस B and hepatitis C. Confidential HIV testing can be performed up to 72 hours after the exposure, but should be performed as soon as the health worker can give informed consent for baseline testing. Get post-exposure prophylaxis for HIV in accordance with CDC guideline. Start the prophylaxis medication within 2 hours after exposure. अच्छा, यहाँ पे तो CDC गाइडलाइंस के हिसाब से 2 घंटे के अंदर अंदर हमें स्टार्ट करना है आफ्टर द एक्सपोजर। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर हम 2 घंटे के अंदर अंदर हम स्टार्ट नहीं करते, बिकॉज जो ART मेडिकेशंस होती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं, तो जब हम कंफर्म हो जाएं, बेटर तो यही होता है कि जब हम कंफर्म हो जाएं कि पेशेंट भी HIV इन्फेक्टेड है तभी हम ART स्टार्ट करें। अदरवाइज़
it is better not to start if we are not confirmed that the patient is HIV infected, because ART medications के बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसमें लिवर डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं, किडनी डैमेज और लिवर डैमेज होने के. मेक श्योर दैट यू आर बीन मॉनिटर्ड फॉर सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी. Practice safer sex until follow-up testing is complete. Continue the HIV medication for the full 4 weeks after exposure. The majority of HIV exposure will warrant a combination of antiretroviral agents. Combinations that may be prescribed for post-exposure prophylaxis include zidovudin, lamivudin और एमिट्रिसिटाबिन, या फिर ये 3 ले सकते हैं, या फिर स्टैवुडिन एंड 3 TC और FTC. FTC इज एमिट्रिसिटाबिन या लैमिवुडिन या टेनोफोविर. ये इनके कॉम्बिनेशन ड्रग्स होते हैं जो हम पोस्ट एक्सपोजर देते हैं पेशेंट्स को. Follow up with post exposure testing with 1 month, 3 months and 6 months and perhaps 1 year because of the window period. window period में हमें पता नहीं चलेगा. window period हमारा 3 weeks से 6 months के बीच में होता है, तो उसमें हमें पता नहीं चलता कि अगर HIV से इन्फेक्टेड हो भी गए तो इसीलिए हमें पोस्ट एक्सपोजर टेस्टिंग 1 month में करानी है, 3 months में करानी है, 6 months में करानी है और 1 year में भी करा सकते हैं. डॉक्यूमेंट दी exposure in details of your own record as well as for the employer. Thank you.